Good morning, all of you, my dear learners, स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 यायावर साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये लेसन कोविड-19 की वजह से सिलेबस से कट था, लेकिन इस बार है। और आपको बता दें कि आपके पास पहले लेसन 11 तक सिलेबस था, उसमें से 3 लेसन अब फाइनली कट चुके हैं। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9। इसके अलावा जो टोटल अब लेसन 8 बचे हैं, उन सभी की वीडियोस इस लेसन समेत आपके पास हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स की पार्ट 1 से लेकर और 11 तक, इवन के कटे हुए लेसन्स की भी सभी वीडियोस हैं। बस यही लेसन हमारा बनाना रहता था, एक हमने बना दिया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स की से संबंधित आखिरी वीडियो है क्लास 11th हिस्ट्री में से। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपको एक पैटर्न ज़रूर बताएंगे कि किस लेसन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता देते हैं कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 11, इन तीनों के आपको बड़े प्रश्न करने हैं, 6-6 नंबर वाले। ठीक है, वो आपको आएंगे। इसके साथ ही आइए शुरू करते हैं अब अपना वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझना, ताकि आप समझ के इसे याद कर सकें। ये टोटल 153 हैं। लगभग सभी लेसनों में 100 से ऊपर ही हैं, 100 से लेकर इवन के 200 तक। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़कर समझकर बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया है। आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए, लाभ उठाइए, आपके बहुत काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बर्बर। बर्बर क्या होता है बेटा? जो सामाजिक नहीं है, जो सिविलाइज्ड नहीं है, जो सभ्य नहीं है, उसके हम बर्बर बोल देते हैं। ठीक है, जो असभ्य लोग होते हैं उसके लिए। तो बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ये बना है बारबोस। और शुरू में बारबोस जो होते थे वो गैर यूनानी लोग होते थे। जैसे आपको पता है, हम जो लोग, जब आप +2 में चलो जाओगे तो आप पता देखोगे कि जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी प्राचीन काल में, उन्हें मलेच कहा जाता था। यानी कि कोई भी दूसरे देश से आया, देखो उसे तो संस्कृत नहीं आती, तो वो क्या है, भारतीयों की नज़र में मलेच है। तो इसी प्रकार से बारबोस शब्द जो है उसका अर्थ था गैर यूनानी, यानी कि यूनानी जो लोग थे वो अपने आप को बहुत ही सभ्य सिविलाइज मानते थे, और जो गैर यूनानी थे यानी कि यूनानी नहीं थे, वो क्या थे, बारबोस थे। तो रोमन वासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जो था वो कुछ कबीलाई जातियाँ, जैसे कि जर्मनी हून जाति, गोल जातियाँ, इनके लिए प्रयोग किया। मंगोल कौन थे? मध्य एशिया का एक यायावर। यायावर का मतलब घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है भेड़ों को चराने के लिए, जो चरावाहों में आता है। उसके बाद है पूर्व मंगोलियन स्टेपी क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या है? मंगोलिया, यानी कि जहाँ मंगोल रहते हैं उसे पहले क्या कहा जाता था? मंगोलिया। अब मंगोलिया कहा जाता है, पहले पूर्व मंगोलियन स्टेपी क्षेत्र। 13वीं-14वीं सदी में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश साम्राज्य कौन सा है? मंगोल। यानी खानाबदोश, यायावर, घुमक्कड़, ये सब पर्यायवाची हैं आपस में, जो एक स्थान पर नहीं रहते, अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़, घुमक्कड़ कह लीजिए, खानाबदोश कह लीजिए, एक ही बात है, बारबोस कह लीजिए। मंगोलों का, क्योंकि सबसे जो, देखो वैसे तो हजारों की संख्या में ऐसे समुदाय थे जो इधर उधर घूमते रहते थे, यायावर थे। हाँ, लेकिन उन सब में जो सबसे प्रमुख था वो कौन सा था? मंगोल। और उनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। वो किस जानवर को सबसे अधिक महत्व देते थे? घोड़ा। मंगोलों के स्टेप्पी क्षेत्र में दक्षिण में जो स्थित था
दक्षिण में स्थित जगह बतानी है, गोबी मरुस्थल बहुत फेमस है। देखिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, एक हमारे भारत का थार मरुस्थल है थार मरुस्थल, और एक ये है गोबी मरुस्थल। याद रखना है कि मंगोलिया क्षेत्र में जो दक्षिण में क्षेत्र पड़ता था वो कौन सा था, वो था गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, बुखारा के उत्सव मैदान में छुट्टी की नमाज किसने अदा की? अब्दुल्ला खान ने। ये एक बॉक्स था, बॉक्स में छोटी सी कहानी लिखी हुई थी, हमने वहाँ से भी क्वेश्चन ले लिया कि चलो कई बार आ जाता है। मंगोल अपनी चरम स्थिति पर कहाँ से कहाँ तक फैल गया? मतलब जब ये बिल्कुल पीक पर थे, जब दुनिया में हर जगह मंगोल ही मंगोल हो रहा था, तब ये कहाँ से, कोरिया से लेकर मंगोलिया तक। मंगोलों ने कृषि कार्य को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां कृषि के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने पशुपालन को अपना लिया। जनजातीय मंगोल सभ्यताओं के विकास के 3 चरण, एक तो है आरंभिक, एक है जब इनका पूरा एकीकृत मंगोल साम्राज्य था, तीसरा जब ये बौद्ध धर्म को अपना जाते हैं। उसके बाद है मंगोलों का प्रमुख व्यापार, जानवरों की रोएदार खाल का व्यापार करना। आगे है एक्साइन बिस क्या है? एक प्रसिद्ध मंगोल कबीला। मंगोल कबीलाओं के 2 परिसंघ, एक तो है जुआन और एक है खितान। 13वीं-14वीं शताब्दी में स्थापित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश साम्राज्य है मंगोल। मंगोलों का राज्य एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में होने के कारण सामान्यतः इतिहासकार इसे किस शब्द से बोलते हैं? यूरोप जमा एशिया, यूरेशिया। ठीक है। उसके बाद है यूरेशिया में स्थित मरुभूमि कौन कौन सी थी? कराकुंभ, क्रीजिल कुंभ और उस्त उर्त। 3, कराकुंभ, क्रीजिल कुंभ और उस्त उर्त। नेक्स्ट है, किस देश के इतिहासकारों ने मंगोलों की जीवन शैली पर खोज आरंभ की? तो रूस। मार्को पोलो का वृत्तांत इटली के अलावा किस भाषा में है? लैटिन में। चीन मंगोलों के जीवन में कठोरता और खानाबदोश तत्वों के पीछे सार्वजनिक कारक विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ। चंगेज खां कौन था? मंगोलों का प्रसिद्ध नेता। मंगोल कहाँ रहते थे? मध्य एशिया। मंगोल जिन तंबुओं में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जर। मंगोलों का गोपनीय इतिहास का लेखक इगोर दे रखेविल्स, बहुत फेमस है ये। चीन ने मंगोल पर विजय कब प्राप्त की? 1759। मंगोलों का सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता चंगेज। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चंगेज़ खां का जन्म कब हुआ? 1162 में। किस नदी के किनारे? कौन ओनोन। स्टेपी क्षेत्र की 2 नदियाँ ओनोन और सलेंगा। मंगोलों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? पितृ प्रधान, यानी कि पुरुष की चलती थी। चंगेज़ खां किस कुल से संबंधित था? बोर्जिगित। किस कबीले से ज्ञात? बचपन का नाम तेमुजिन। चंगेज़ खां का पुराना नाम तेमुजिन, पिता का नाम येसुजई, माता का नाम आलुनिके, पत्नी का नाम बोर्टे। एक बार दिक्कत आएगी, आगे चल ठीक रहेगा। पिता की मृत्यु के बाद चंगेज़ खां का पालन पोषण में सबसे अधिक भूमिका माता आलुनिके की और उसके पिता के दोस्त ओंग खान की। उसके प्रथम मित्र बोगू रचू, जमुक्का और ओंग खान। चंगेज़ खां के प्रमुख अभियान किस जगह पर चलाए? ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख। याद कर लेना चारों नाम, ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख। मंगोलों ने अपने अभियानों में कितने लोगों को मारा? 5 लाख। चंगेज़ खां का मित्र जो बाद में शत्रु बन गया, जमुक्का। चंगेज़ खां को अपने शत्रु पर निर्णायक यानी कि जमुक्का पर निर्णायक विजय कब प्राप्त हुई? 1206 में। चंगेज़ खां ने तैमूर ने चंगेज़ खां नाम कब धारण किया? जब उसने जमुक्का को हराया 1206 में। चंगेज़ खां ने किसकी सहायता से जमुक्का को हराया? ओंग खां। और ओंग खान कौन था? उसके पिता का दोस्त। चंगेज़ खां जो उसका भी दोस्त था, चंगेज़ खां का भी। चंगेज़ खां शासक कब बना? 1206 में। उसके जिस समय चंगेज़ खां शासक बना, चीन कितने भागों में बटा था? 3। कौन कौन सा? एक तो तिब्बती मूल के सीसिया, दूसरा था चीन राजवंश और तीसरा था सुंग राजवंश। मंगोलों के किस नेता ने समुद्र खान की उपाधि धारण की? चंगेज़ खां। मंगोलों के चंगेज़ खां द्वारा कौन कौन सी उपाधि? एक तो समुद्री खान, एक सार्वभौम शासक। चंगेज़ खां तो वो खुद ही बन गया था। उसके बाद है चंगेज़ खान के द्वारा 1206 में शासक बनने पर किस मंगोलिया पर, उससे पहले मतलब चंगेज़ खान से पहले किसका शासन था? नैमन का। चंगेज़ खान ने सियासी लोगों को कब हराया? 1209 में। चीन की दीवार पर अतिक्रमण कब किया? 1213 में।
हाँ, चंगेज़ खान ने पीकिंग पर कब अधिकार किया? 1215। चीन की राजधानी। चंगेज़ खान की राजधानी का नाम क्या था? कराकोरम। चंगेज़ खान के द्वारा शहरों के विनाश का वर्णन किस लेखक ने किया? जुवेनी। फारसी है बेटा ये। चंगेज़ खान ने ट्रांस ओक्सियाना और समरकंद पर कब विजय प्राप्त की? 1219 में। चंगेज़ खान ने किस शहर को पूरी तरह नष्ट करने के आदेश दिए? निशापुर। कहता सबको मार के सुहागा फेर दो। खेतों में ना जब हल चलाते हैं कल्टीवेटर से, सारे खेत को बांधते हैं, तो उसके बाद ना बीज डालने से पहले एक लकड़ी का बड़ा सा यंत्र होता है, वो फेर के उसको स्मूथ कर लेते हैं सारी जगह को, उसको बोलते हैं सुहागा। मंगोलों के द्वारा निशापुर पर कब कब्जा किया गया? 1220 में। बुखारा पर 1221। हिरात 1222। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में जो संसाधन थे उनकी कमी थी। मंगोलों ने बगदाद पर कब अधिकार किया? 1258 में, चंगेज़ खान के जाने के बहुत बाद। चंगेज़ खान तो 1227 में जा लेता है। मंगोल सेनाएं 1260 में किस क्षेत्र पर कब्जा कर पाई? मिस्र में। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? 1227 में। मंगोलिया में चंगेज़ खान को किस रूप में देखा था? महान मंगोलों का नायक, खानों का खान, राष्ट्र का निर्माता। मंगोलों का सर्वाधिक प्रसिद्ध अस्त्र कौन सा था? तीर कमान। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद साम्राज्य को उसके पुत्रों में बांट दिया गया, मतलब उसने अपने मरने से पहले ही मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों ने इस पर क्वेश्चन उठाया है कि मैम उसका साम्राज्य बांटा किसने। तो मैं क्लियर कर दूँ कि चंगेज़ खान ने अपने जीते जी ही अपने चारों बेटों में अपना राज्य बांट दिया था। चंगेज़ खान की सेना की गति कहाँ की घुड़सवारी को गति प्रदान करती थी? मंगोलों और तुर्कों की। चंगेज़ की सेना किस शैल कौशल में घुड़सवार में होकर और तीर चलाने में जबरदस्त थी? ज़्यादातर चंगेज़ खान ने अभियान शीत ऋतु में क्यों चलाए? बताइए आप मेरे को क्यों चलाए? क्योंकि नदियों में जब पानी होता था वो बर्फ बन जाता था और फिर आराम से नदी पे जो थी वो पार हो जाती थी, इसलिए। चंगेज़ खान ने शीत ऋतु में अभियान क्यों चलाए? ताकि बर्फ जमी नदियों को राजमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सके। चंगेज़ खान ने युद्ध में किन यंत्रों का प्रयोग किया? घेराबंदी यंत्र, हल्के जल यंत्र और नेफ्ता बमबारी। हिस्ट्री ऑफ द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड के लेखक जुवैनी। जुवैनी कौन था? फारसी इतिवृत्तिकार। इतिवृत्तिकार की जगह आप इतिहासकार भी लिख सकते हो। जुवैनी के अनुसार चंगेज़ खान ने मरम में कितने लोगों का वध किया? 13 लाख का। ये जुवैनी कहता है, वैसे इतिहासकार ज़्यादातर मानते हैं कि 5 लाख लोग मारे हैं उसने। मंगोलों ने अब्बासी वंश का अंत कब किया? 1258 में। गजन खां किस वंश से था? इलखानी। मंगोलों ने गोल्डन हार्ट की स्थापना दक्षिण रूस में। दक्षिण रूस का गोल्डन हार्ट का ये एरिया उसके बड़े बेटे जोची को मिला था। मंगोलों को चरागाहों की खोज में क्यों भटकना पड़ता था? क्योंकि वर्षा न होने के कारण उनके अपने जो घास के मैदान थे वो सूख जाते थे। व्यापार क्यों करते थे? क्योंकि अपने क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी। चंगेज़ खान के बाद मंगोल का शासक जो मेन शासक था वो कौन बना? उसका तीसरा बेटा ओगोदेई। ओगोदेई का शासनकाल क्या था? 1229 से 1241। बाटू चंगेज़ खान का पोता था। ओगोदेई ने चीन पर कब अधिकार किया? 1234 में। मोंके कौन था? ये भी उसका पोता था। बाटू खां, मोंके, कुबलई खां, गजन खां, ये पोते थे चंगेज़ खान के। मोंके ने फ्रांस के किस शासक को चेतावनी दी कि वे मंगोल साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस ना करे? लुई नौवां। मंगोलों के किस नेता ने बगदाद पर अधिकार कर लिया? हुलेगू। चंगेज़ खान की सेना किस पद्धति के अनुसार गठित थी? दशमलव। 10-10 की, मतलब 10 की टुकड़ी, 10 के बाद 100 की, 100 के बाद 1000 की, 1000 के बाद 10,000 की, और जो सबसे बड़ी टुकड़ी थी वो 10,000 सैनिकों की थी। चंगेज़ खान की 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तुमन। कई जगह गाइडों में तुमन भी लिखा हुआ है। उसके बाद है, देखो जो सब 10,000 सेना की टुकड़ी थी इसका नाम क्या था? तुमन। चंगेज़ खान की सेना में विशेष चयनित सैन्य कप्तान को क्या कहा जाता था? नौयान। चंगेज़ खान ने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए किन्हें नियुक्त किया? नौयान को। आंडा में कौन लोग शामिल थे? चंगेज़ खान के सच्चे मित्र और सगे, उन्हें वो आंडा कहकर बुलाते थे। उलूस क्या था? ये साम्राज्य सीमा थी। उसके बाद है, चंगेज़ खान ने अपने पुत्रों में बांटी गई इकाइयों को क्या नाम दिया? वो भी नाम वही था, साम्राज्य सीमा वाला उलूस। चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे का नाम जोची। रूस का स्टेपी क्षेत्र किसे मिला? जोची को। और उसने किस, मतलब जो जोची था
उसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। ठीक है। गोल्डन हार्ड का संबंध किससे था? वो भी रूस के स्टेपी क्षेत्र जोची वाले से। चंगेज खां के बड़े पुत्र जोची के आगे पुत्र का नाम क्या था? बाटू। दूसरे बेटे का नाम चगताई। इसे तुरान का स्टेपी क्षेत्र मिला था और आज वो किसके नाम से जाना जाता है? वो तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, असलियत में तो उत्तराधिकारी यानी कि जो शासक बना वो कौन था? ओगोदेई। चंगेज खां के किस बेटे ने महान खान की उपाधि धारण की थी? ओगोदेई ने। ओगोदेई का प्रदेश कौन सा था? वही जो चंगेज खां की राजधानी था, यानी कि कराकोरम। उसके बाद है सबसे छोटे बेटे का नाम तोलोए था। उसे कौन सा हिस्सा मिला? पैतृक भूमि मंगोलिया मिली। और चंगेज खां के राजकुमारों के लिए जो तय की गई टुकड़ियाँ होती थी उन्हें तामा, जबकि सबसे बड़ी वाली को तुमन कहा जाता था। मंगोलों की प्रसिद्ध सरदारों की सभा क्या कहलाती थी? कुरिलताई। हरकारा पद्धति क्या होती है? वो डाक व्यवस्था यानी कि संचार व्यवस्था। हरकारा पद्धति को दुरुस्त करने के लिए यायावर पशुओं का कितने समूह प्राप्त करते थे? कितने प्रति? 10वां हिस्सा। कुबकर कर किससे लिया जाता था? संचार पद्धति को सुचारू चलाने के लिए लोगों से कुबकर कर लिया जाता था। याम क्या था? ये हरकारा पद्धति थी। इसका काम क्या था? शासक के आदेश भेजना और लाना। हरकारा पद्धति क्या था? कि इससे महान खानों में किसी भी हिस्से में होने वाली घटना का तुरंत पता चल सके। कनात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूमिगत नहरें थी। सुरक्षित यात्रा के लिए जारी किए गए पास को पैजा या जेरेज कहता थे और जो व्यापारियों से कर लिया जाता था वो होता था बाज। बाज कर को अदा करने का मतलब क्या था? कि जितने भी व्यापारी मंगोल साम्राज्य से होकर गुजर रहे हैं वो मंगोल सत्ता को स्वीकार करते हैं। पैजा या जेरेज क्या था? यात्रियों को दिया जाने वाला पास। मंगोल साम्राज्य में व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए कौन सा कर देते थे? बाज। कुबलई खान कौन था? ये भी चंगेज खां का पोता था, लेकिन कुबलई खां निर्दयी नहीं था। वो किसानों का और नगरों का रक्षक बनकर उभरा। कुबलई खां की मृत्यु होती है 1294 में। पीकिंग में युआन वंश का संस्थापक कौन था? कुबलई खान। गजन खां कौन था? जो सबसे छोटा बेटा था उसका ही वंशज था और इसकी मृत्यु होती है 1304 में। उसके बाद है गजन खां ने कृषकों के बारे में क्या कहा था सेनापतियों से? कि कृषकों को ना लूटें। गजन खां का कृषकों की रक्षा देने वाला भाषण किसने तैयार किया था? वजीर रसीदुद्दीन ने। इलखानी शासक बताइए गजन खां। किस इलखानी शासक ने इस्लाम धर्म धारण किया? गजन खां ने। येलु चुत्साई कौन था? एक चीनी मंत्री था। इसी ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को चेंज किया था। यास बहुत इंपॉर्टेंट। मंगोलों की विधि संहिता, जैसे संविधान है ना हमारा, ऐसे ही मंगोलों का जो संविधान था उसे यास कहा जाता था। ये किसने चलाया था? चंगेज खां ने। प्रारंभिक स्रोत में यास को यासिका कहा गया है। यास का स्रोत क्या था? मतलब यास में क्या था? सारे चंगेज खां के आदेश, उइफ्रों के प्रशासन संबंधी सलाह और मंगोलों द्वारा लिए गए निर्णय। यास को कब लागू किया गया? 1206 में। गुरगेन बहुत अच्छा शब्द लगता है ना, गुरगेन। ये एक उपाधि थी। किसने धारण की? तैमूर ने। तैमूर, मंगोल, इन सबसे मिलकर बना आगे चलकर बाबर। बाबर इनका वंशज है। चंगेज खां के बाद कौन सा मंगोल बहुत प्रसिद्ध हुआ? तैमूर लंग। और तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में। गुरगेन का अर्थ क्या होता है? शाही दामाद। क्योंकि तैमूर ने क्या किया था? मंगोलों की एक राजकुमारी से विवाह करके अपने आप को मंगोलों से जोड़ लिया और फिर उसने अपने आप को गुरगेन कहा। गुरगेन का मतलब है शाही दामाद। चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों का वंशज भारत पर आक्रमण करके राज्य स्थापित करने में सफल रहा। कौन? बाबर। यूरोप के लोग मंगोलों का से मुख्यतः क्या लेते थे? बारूद। यूरोप के लोग चंगेज खां से क्या लेंगे? बारूद ही तो लेंगे ना। जिसके पास जो होगा वही देगा। मंगोल परिवारों में चंगेज खां को आज भी किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट खां। क्योंकि मंगोल परिवारों में चंगेज खां की बहुत वैल्यू। उसे राष्ट्र निर्माता, महानायक, खानों का खान आदि नामों से लोग याद करते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 9वें को निम्न में से किसने चेतावनी दी थी? मोंके ने। चीन की दीवार किसके लिए बनवाई गई थी? चीन की सुरक्षा के लिए, रक्षात्मक ढांचे के लिए। इसके साथ ही हमारे सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं।
आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, जल्दी याद आएंगे, जल्दी समझ आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और क्विज़ बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें हमने सभी लेसनों के लिए क्विज़ बनाए हुए हैं। आप जांच सकते हैं खुद कि आपको कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर आता है, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।